अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आगाज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज लार्जर बेंच ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस फैसले में कहा गया है, एक तो दरखास्त को प्रीमेच्योर कहकर भी खारिज किया गया है, साथ ही हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस के इस मामले को, जो कि इस्लामाबाद में पीटीआई की जानिब से चैलेंज किया गया था, इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई को जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया था उसको भी दुरुस्त करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता साल अगस्त में फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले में कहा था कि साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। 34 इनफरादी और 351 गैर मुल्की इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए गए। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिल वास्ता या बिला वास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल या फिर प्राइवेट कंपनी या फर्द से हासिल किए गए हों, ममनुआ फंड्स के जुमरे में आते हैं। अगर ये साबित हो जाए तो ममनुआ फंड्स हासिल करने वाली जमात पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है, जिसके मुमकिन असरात पार्टी के रजिस्ट्रेशन मनसूख होने की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। पीटीआई आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 2017 की दिफात 2012, 212, 213 और 214 की जद में भी आ सकती है। इसी पूरे मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, वजाहत मसूद और ईसार राना। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, ममनुआ फंडिंग केस क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है? शहजाद चौधरी साहब। देखिए, पीटीआई पे तो पाबंदी नहीं लग सकती, यानी पार्टी के तौर पे पाबंद कर दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। ये तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया गया, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियंस की शक्ल में एक और पार्टी बन के उभरी और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही जो असर कोई चाह रहा था उससे वो ज़ायल हुआ। वो ज़माना जबकि पार्टियों को बैन किया जाए या उनको बंद किया जाए, चाहे वो एमक्यूएम क्यों ना हो या कोई और हो, अब वो ज़माना नहीं रहा। सियासी माहौल बहुत बदल गया। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कोई पीटीआई में से इस जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार को किया जा सकता है, नाअहल किया जा सकता है, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वो बिल्कुल मुमकिन है। आज के सियासी माहौल में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ पे जाता हूँ, इसके अंदर असल में जब ये ममनुआ पढ़ने का केस चल रहा था तो 2 कोर्ट्स के अंदर अपील्स हुई। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील की गई पीटीआई की तरफ से और एक की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन को गाइड किया कि आप कंटिन्यू करें इसको, लेकिन अपने तरीके से, और उन्होंने कहा कि जब ये वक्त हो तो आप वापस हमारे पास आ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और वो एग्जिस्ट भी करता है तरीका हमारे यहाँ प्रोसेस के तौर पे कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है तो उसका अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपील हुई उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की थी। वो ये थी कि ठीक है, उनका हक है इलेक्शन कमीशन का करने का, लेकिन उन्होंने एडवाइस किया इलेक्शन कमीशन को कि आप जो काम करें बराबरी की सतह पे करें, यानी तमाम पार्टियों को बराबर तौर पर शामिल किया जाए। मुझे यूं लगता है कि वहां पर जब इस किस्म की बात आती है तो ममनुआ फंडिंग जो है, जो केस उसका खतरा जो पैदा हो सकता था, वो काफी हद तक पीटीआई के ऊपर से हल्का होता हुआ मुझे नजर आता है। लेकिन फिर आज के माहौल में ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बहुत मुश्किल वक्त हैं और सियासी तौर पर इलेक्शन की बात हो, मईशत की बात हो या दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात हो, मुख्तलिफ आवाज़ें जब निकलती हैं तो ये लोगों के कानों पे थोड़ा सा एक परेशानी क्रिएट करती हैं कि एक पार्टी किस तरीके से सोच रही है। आपको एक हम आहंग होना पड़ता है एक नेशनल या कौमी रवैये के साथ, कौमी ज़रूरत के साथ। और अगर आप बिल्कुल ही एक सेपरेट लाइन ले लेते हैं तो फिर मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं उस पार्टी के लिए। एक और चीज़ फाइनल कह दूँ, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने तल्लुकात बनाए नहीं, बल्कि बिगाड़ के रख दिए। तो मेरा ख्याल है उस हालात के अंदर, उन तल्लुकात के अंदर, जिससे कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन भी कोई मजबूर नहीं है कि आपके ऊपर कोई फेवरेबल किस्म की अप्रोच रखेगा। कानूनी तौर पर मेरी नज़र में पीटीआई को बैन करना मुश्किल है। किसी को अगर निकाल के, किसी एग्जैजरेटेडली, किसी टेंजेंशली निकाल के किसी शख्स को, इमरान खान को या किसी और को किया जाए तो दूसरी बात है। मेरा ख्याल है उसको भी चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जब भी ऐसा कोई अमल होगा उसको मेरी नज़र में रिटर्न कर देगा, अनलेस ये सबके लिए सबके साथ बराबर का तरीका अपनाया जाए।
ठीक है वजाहत साहब, जब ये कहा गया कि प्री मैच्योर कहकर खारिज किया गया, तो एक बात आखिरी लाइंस में ये भी लिखी गई, अभी शहजाद साहब ने इलेक्शन कमीशन की बात की, जहां मुखातिब करके इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की बात की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आईन और कानून में जो हुकूक दिए गए हैं, इस बात का कहा गया है कि उसका ख्याल रखा जाएगा और अदालती रिव्यू का ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर पिटिशनर चाहे तो वहाँ जा सकता है। आपके ख्याल में जो एक एंगल शहजाद साहब ने भी एड्रेस किया है माहौल वाला, और फिर आप समझते हैं पाबंदी लग सकती है? देखिए, तो अभी कुछ कानूनी उसमें पहलू हैं। ओरली वर्डिक्ट दे दी गई है कि पिटीशन जो है वो डिसमिस की जा रही है, तफसीली हुक्मनामा आना बाकी है, और मेरी राय में उसके बाद इसी फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएगी या इलेक्शन कमीशन की तरफ रजू करने के। जहाँ तक नाअहली का ताल्लुक़ है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद शहजाद भाई। इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया तो वो एक सियासी गलती होगी मौजूदा माहौल में, और ये इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है उसको पहले से कंप्रोमाइज़ कर देगी, मिलाइन कर देगी। लेकिन अगर पीटीआई पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो दैट विल बी अ पॉलिटिकल डिज़ास्टर। अभी शहजाद साहब फरमा रहे थे पीपल्स पार्टी का को जो पाबंदी लगाने वाला मामला हुआ था वो दैट वाज 22 ईयर्स बैक, लेकिन नैब पे जो पाबंदी थी वो भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाई थी। एनडीपी और फिर एएनपी की सूरत में सियासी जमातें अदालती अहकामात के तहत जो है वो ख़त्म नहीं हुआ करती एज़ लॉन्ग एज़ वो कौम के किसी सिग्निफिकेंट धारे की नुमाइंदगी करती हैं, तो वो सियासी नुमाइंदगी अदालती अहकामात के तहत आप उस पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। पाबंदियाँ तो माफ़ कीजिएगा हम उन तंजीमों पे नहीं लगा पाए जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के और रियासत के खिलाफ हथियार उठाए थे, ठीक, वो दूसरे नामों से आती रही जिन्हें कलअदम करार दिया गया था। ये पूरा मामला जो है इसमें मुझे है एक इख्तलाफी नोट, और वो ये है कि जब ये कहा जाता है कि सब जमातों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए, तो देखिए पीटीआई के मामले में उनके एक बुनियादी रुकन ने 8 बरस पहले एक मुकदमा जो है वो पेश किया था। इस तरह का उस वक्त पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के बारे में नहीं था। अगर कोई आए तो यकीनी तौर पे उनके साथ वैसा ही सलूक और तरीकाकार अपनाना चाहिए जैसा पीटीआई के साथ। उनके सियासी मुखालिफिन तो चैलेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है, चूँकि यानी ये बंधा हुआ नहीं है। पीटीआई का मामला जो है वो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या किसी दूसरी सियासी जमात के मामले के साथ ये स्पेसिफिक इशू है। एक पार्टी के बुनियादी मेंबर ने वॉज प्रिवी टू दी इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्टी। ये मुकदमा जो है ये 2014 में बिल्कुल ऐसा है। इसार राना साहब, जैसे वजाहत साहब कह रहे 8 साल बाद अभी भी कहा जाए कि फैसला आया है, ये मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचा या अभी ये लटकेगा, लेकिन कुछ तो उन्होंने कह दिया है ईसी के फैसले के बाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कह रहा है। आपके ख्याल में पाबंदी वाला मामला ठीक होगा या कैसे ये सॉर्टेड आउट होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि आपको पाबंदी लग सकती है। उसकी रीज़न एक है कि अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी आ रही है और उनके केसेस भी बिल्कुल इसी तरह के हैं। ये अलग बात है कि जो अभी शहजाद भाई ने कहा कि खान साहब का इलेक्शन कमीशन के साथ कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ में ताल्लुक तो मैटर ही नहीं कर रहा होता। वाकई देखा जाता है ये वाकई होता है ऐसा? क्या ये जो अभी आपने कहा? मुश्ताक वाली राय जरा मैं जो कहने मेरा पॉइंट ये था कि ताल्लुक वालुक मैटर ही नहीं कर रहा होता। इंसाफ तो इंसाफ है। अगर पीटीआई इंसाफ के तकाजों पे पूरा उतरती है तो उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन नहीं उतरती तो उस पर लगनी चाहिए। लेकिन फिर उनके पीछे जो आ रहे हैं उनके साथ इंसाफ के तकाजे जो हैं वो बदलने नहीं चाहिए। और ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब ने शायद कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं छोड़ा जिससे नाराज ना किया हो। वो जो है कि बुल्ले शाह सा जोगी हो साढ़े सपा नाल यारा ने, उन्होंने याराने ही पाल लिए सब।
कहीं पे भी कोई एक ऐसी खिड़की नहीं रखी जहां से उन्हें ठंडी हवा का झोंका है। मैं समझता हूं कि वो कोई इनकलाब तो लाने नहीं निकले, वो एक सियासतदान है, मतमय नजर दूसरों की तरह उनका भी हुकूमत ही होता है। और हुकूमत नहीं, ये ना करेंगे, आप ज्यादती कर रहे हैं। क्या मसला? वो नया पाकिस्तान बना रहे थे, नया पाकिस्तान इनकलाब ही था। नहीं बिल्कुल, आप ये उनकी पूरी स्ट्रगल को आपने एक लफ्जों से दो से इधर उधर कर दिया, ये तो ज्यादती। नहीं बिल्कुल, मैं उस नए पाकिस्तान में जो वो किवाड़ों में क्या लगते हैं, वो जो ऐसे करते हैं, वो सारे पुराने ही थे, कीले पुरानी थी, इवन वो हथौड़ी भी पुरानी थी जिससे नया पाकिस्तान बन रहा था। सिर्फ मैंने जो कल भी मिसाल दी थी कि रक्षे के एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकल के कहें जी मेरी दुनिया बदल गई, तो दुनिया नहीं बदलती। नया पाकिस्तान के लिए की सियासत जरूर बदलती है, बट वो तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मेरे मुंह से अपने मनपसंद जुमले कहलवाना चाहती हैं तो मनपसंद नहीं, मैं आप सब चीजें उसमें ना देखें, उन्होंने बाकी लोगों को भी सियासत के नए ढंग सिखाए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है, इदारे भी इमरान खान के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन इमरान खान किसके गिर्द घूम रहे, ये भी एक सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की जो सियासत है ये वो जाने, उनका काम जाने, उनकी कामयाबियां नाकामियां वो जाने। मैं तो एक तजिया निगार के तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए, मेरा ख्याल है कि जितने उन्होंने अपने दोस्तों को नाराज किया है, इतने तो अपने नए दुश्मन भी नहीं बनाए, दोस्तों को ही उन्होंने अपने सामने खड़ा कर दिया है। तो मेरे ख्याल में कि खान साहब को अगर मजीद आपने मकबूलियत देनी है, खान साहब को अगर मजीद पॉपुलैरिटी देनी है और अगले इंतखाबात तक उन्हें इतना बड़ा जिन बना देना है कि फिर किसी भी कोई भी इदारा उन्हें बोतल में बंद ना कर सके, तो उन्हें फिर आप उन पर पाबंदी लगा दें। ठीक है, उनको उनके इमरान खान की सियासत पर पाबंदी लगा दें। इसका मतलब ये होगा कि आप खान साहब को बुल्ले की हवा में आप एक कटी हुई डोर की पतंग की तरह फेंक देंगे कि अब आप हवा में उड़ें और आपको कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो तज्जिए यहाँ पर हो रहे हैं, एक बात कही गई कि इमरान खान को नाअहल करना सियासी गलती और जमात के साथ ऐसा कुछ करना पॉलिटिकल डिजास्टर होगा, मगर एक नहीं 2, 3, 4 तारीखें हैं आने वाले चंद दिन के अंदर ही। आपके ख्याल में माहौल और हालात ऐसे हैं कि पीटीआई इस तरफ जा सकती है, या अभी समझा जाए कि 8 साल पुराना मामला अभी भी हल नहीं हुआ, चलेगा और लंबा? मेरे ख्याल में ये एक अफसोसनाक बात है कि हम कानूनी मामले को माहौल, हालात और नताइज की रोशनी में देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानूनी नुक्ता नज़र से देखना चाहिए, अदालतों को कानूनी नुक्ता नज़र से फ़ैसला करना चाहिए। अगर कोई सियासी मसले हैं, माशरती हालात ऐसे हैं, तो फिर नई कानून साजी की जा सकती है। आप ये देखिए कि गुज़श्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किया और तहरीक इंसाफ को ये कहा कि आप हमारे शोकाज नोटिस का जवाब दें। उसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने बजाय शोकाज नोटिस का जवाब देने के वो हाई कोर्ट में आ गई और हाई कोर्ट ने आज उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। अब देखिए उस ऑर्डर में क्या कहा गया था। उस ऑर्डर में कहा गया था कि ये साबित हो गया कि आपने गैर मुल्की फंडिंग ली, आपने आर्टिकल 17 की, आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की, आपकी पार्टी के चेयरमैन ने 2008 से 2013 तक मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गलत सर्टिफिकेट जमा करवाए। ये वो चीज़ है जो उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दी और जिसके बारे में पिटीशन आज डिसमिस हो गई। अब इसके नताइज निकलेंगे। नताइज क्या हो सकते हैं? जो आपका सवाल है कि क्या पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, मेरे ख्याल में कानूनी नुक्ता नज़र से नहीं लग सकती, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है 2002 का, उसकी जो रेलिवेंट शेक है 2C, अगर आप उसमें देखें तो 3 चीज़ें लिखी हैं उस पार्टी के बारे में जिस पार्टी को कहा जाता है फॉरेन एडेड पार्टी, यानी गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली जमात। एक तो वो पार्टी होगी ना जिसने फॉरेन फंडिंग ले ली, लेकिन एक है जो पार्टी की शनाख्त ही एक फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर हो। उसमें पहली बात ये लिखी है कि उस पार्टी को गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की पार्टी के ईमा पर बनाया गया हो। दूसरा ये कि उसकी वाबस्तगी गैर मुल्की पार्टी या गैर मुल्की हुकूमत से हो। तीसरी बात ये लिखी है कि उसकी इमदाद या इमदाद का कुछ हिस्सा गैर मुल्की अफराद से या गैर मुल्की हुकूमत से या किसी गैर मुल्की पार्टी से आता हो। तो बहुत से लोग इस आखिरी जो हिस्सा है उस 2C का, उसको अलग करके पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी इमदाद का कोई हिस्सा भी बाहर से आता है तो फिर आप फॉरेन एडेड पार्टी हैं,
पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, पार्टी के चेयरमैन पे लग सकती है, लेकिन ज़्यादा माहिर कानून ये कहते हैं कि इन तीनों को आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, इन तीनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा। और पीटीआई को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और फॉरेन एडेड पार्टी जो है वो डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं करना, हुकूमत ने भी नहीं करना। ये केस इलेक्शन कमीशन हुकूमत को भेज चुकी है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या ये फॉरेन एडेड पार्टी है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये तो नहीं होने वाला, लेकिन इसकी बहुत सारी संगीन इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारे दूसरे कवानीन हैं जो इसमें तोड़े गए। एक तो इलेक्शन कमीशन पैसे वापस मांगेगा, फिर आप देखिएगा अगर 2008 से 2013 तक गलत सर्टिफिकेट जमा कराए हैं तो क्या 62(1)(f) नहीं लग सकता? अदालत पूछ सकती है कि आपने जानबूझकर गलत सर्टिफिकेट दिए। नवाज शरीफ भी तो गलत सर्टिफिकेट में फंसे थे ना, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया था। फिर आपने ऐसे अकाउंट रखे हुए जो डिक्लेयर नहीं किए, इसका मतलब उस अकाउंट में जो पैसे आए उसकी भी कोई खबर नहीं है, जिस तरह आपने डिस्पर्स किए उसकी भी खबर नहीं है। बेशुमार मजीद केसेस निकल सकते हैं, जो FBR के केसेस भी हो सकते हैं, जो क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, सादिक और अमीन का मामला भी हो सकता है, बहुत से दूसरी इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूं तो आप ये कह रहे हैं जहां बहुत से और मामला तो हो गए, जमात तो नहीं, लेकिन चेयरमैन के ऊपर ज्यादा मामला आ सकता है जब आप ये 62(1)(f) का हवाला दे रहे हैं। यानी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चेयरमैन को जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत नाअहल नहीं किया जा सकता मुस्तकिल तौर पर, फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर। इस वक्त हम बात करें फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर, जो आपका सवाल था पार्टी पर पाबंदी, उसके साथ ही पार्टी सरबराह पर पाबंदी, वो नहीं लग सकता, लेकिन 62(1)(f) की कार्रवाई भी हो सकती है। उसके अलावा फ्रॉड का केस भी हो सकता है, जो FBR के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उसकी भी इम्प्लीकेशन उनकी पॉलिटिक्स पर हो सकती है, उनके सियासत में रहने पर हो सकती है, उनके बहुत से दीगर साथी जिनके नाम पे अकाउंट मेंटेन किए गए थे, जिनका कुछ अता पता नहीं है, और उसमें जिस तरीके से पैसे आ रहे थे, यानी आप देखें फॉरेन अफराद के भी पैसे हैं उसमें, गैर मुल्की कंपनियों के भी पैसे हैं उसमें, गैर मुल्की हुकूमत के भी पैसे हैं, जो सबसे अफसोसनाक बात है। जबकि कानून कहता है कि आप सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से ले सकता है। जितनी उसकी डायरेक्शंस आप बता रहे हैं, इसका तो फिर कंक्लूड होना शायद अभी और 10 साल हम देखें कि लटक रहा होगा कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। राय आपने जानी जिसके अंदर खासतौर पे कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को अवामी वोट के जरिए ही परखा जाना चाहिए, लेकिन बहुत से हवाले यानी कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं ज़ैगम खान साहब ने दिए हैं, जिससे समझ में ये आता है और दिखता यह है कि ये फिलहाल कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ेगा। एक और अहम खबर रही गुज़िश्ता रात की, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को गुज़िश्ता रात गए गिरफ्तार किया गया और अदालत की जानिब से अब से कुछ देर पहले उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया, भेज दिया गया उन्हें। चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा ने उनके खिलाफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत गुजार की मुद्दत में थाना आपारा पुलिस ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश से मुतालिक बयान पर मुकदमा दर्ज किया। FIR में मुद्दई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद ने मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आसिफ जरदारी ने कुछ दहशत गर्दों की खिदमत हासिल की हैं, वो इमरान खान को मरवाना चाहता है और इस सिलसिले में उनके यानी शेख रशीद के पास तमाम मालूमात मौजूद हैं जो कि वो बताने को तैयार हैं। शेख रशीद पर आए दफ़ा 120 नफरत अंगेज तकरीर की काबिल ज़मानत दफ़ा है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद या जुर्माना है, जबकि दफ़ा 153 बगावत पर उकसाने की नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है, जिसकी सज़ा 5 साल कैद है, जबकि दफ़ा 505 अवाम को इश्तियाल दिलाने की नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है और इसकी सज़ा 7 साल है। इसी मामले पर सवाल रखेंगे आप सबके सामने। शेख रशीद जैसा मंझा हुआ सियासतदान आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात, क्या इन इल्ज़ामात के दिफा को कर पाएंगे, वो सबूत दे सकेंगे, या फिर आप समझते हैं कि ये भी और बहुत सी बातों और दावों की तरह की शेख रशीद ने एक बात कह दी है? शहजाद साहब, हालांकि वो खुद को कोट नहीं कर रहे, वो इमरान खान को भी कोट कर रहे हैं इसके अंदर। जी, मैं आई थिंक आई शुड गिव यू क्रेडिट बिकॉज आपने माशाल्लाह शेख रशीद साहब के इस जो कल उनको एप्रीहेंड किया है उसके बाद जिस तरीके से कानूनी नुकात उठाए हैं, वो तो मेरा ख्याल है शायद पुलिस या ये गवर्नमेंट भी अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई जितने आपने नुकात उठा दिए कि किस किस तरीके से शेख रशीद जो है ये FIR पे लिखे हैं कानून की जद में। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो भी ऐसा नेट जब डालते हैं ना, मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं,
तो वो डालते हैं मछली, शायद उसमें 2 आती हो या 3 आती हो या 1 आती हो, वो इतना बड़ा नेट फेंकते हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि इसमें कोई ना कोई तो फंसेगी। तो मेरा हाल है जब ये बहुत ज्यादा FIRs के अंदर बहुत ज्यादा मुकदमात होते हैं तो वो फिशिंग नेट की तरह होते हैं कि किसी ना किसी जगह तो कोई पकड़ा जाएगा। देखिए आजकल के माहौल में बेशक मेरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और अजीज दोस्त अपने हमारे जो पैनलिस्ट हैं ज़ैगम साहब, उनका मतलब कानून के ऊपर वो हमसे बहुत तंबीह करते हैं कि कानूनी मामलात में और आईनी मामलात में आप लोग ढीले तौर पे अपनी उसको मत डील किया कीजिए। बदकिस्मती ये है कि इस सियासी माहौल के अंदर जिसके अंदर आप शेख रशीद साहब के बारे में सवाल पूछ रही हैं, वो हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर ये नहीं समझ आती कि ये सियासी गिरफ्तारी है, इंतकामी गिरफ्तारी है, सिफारशी गिरफ्तारी है, ये क्या महजूज करने के लिए गिरफ्तारी की गई है, या इसकी नोयत क्या है। मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब की तस्वीरें कल से आपने देखी होंगी, वो बैठे हैं सिगार लेके, पता नहीं कहाँ से उनको सिगार भी मिल जाता है, कहाँ से वो हथकड़ियों के साथ उसको निकाल भी लेते हैं, बाहर सूरत वो एक उसको छोड़ देते हैं। मेरा आपके सवाल का जवाब ये है कि शेख रशीद साहब को, आपका सवाल का जवाब ये है कि शेख रशीद साहब माफ़ी मांग लेंगे, ज़ाहिर है साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन असल में शेख रशीद साहब को खा गया है पाकिस्तान का मीडिया, और दूसरा बंदा जिसको मैं इल्ज़ाम देता हूँ वो है इमरान खान। मीडिया इसलिए पाकिस्तान का क्योंकि आप रेटिंग के चक्कर में हर कोई रोज ना रोज 2 चैनलें पहुंचे होते हैं उनके पास उनका इंटरव्यू करने के लिए। अब एक इंसान कितना बोल सकता है टीवी के ऊपर, मुझे बताइए। आप हमसे ये आधा घंटा 40 मिनट बुलवाती हैं, हमें तो ईमान से दिमाग खत्म हो जाता है कि यार अब आप तीसरे सवाल का जवाब क्या दें, 2 के बाद ही बस हो जाती है। शेख साहब माशाल्लाह 2 3 प्रोग्राम करते हैं, जिस प्रोग्राम की रेटिंग ठीक नहीं आ रही होती उसका बंदा वहां पहुंच जाता है। आपने कभी नहीं किया, मुझे पता। अच्छा, हैविंग सेड दैट, वो चीज लें एक साइड पे होगी। दूसरा इमरान खान ने नाराजगी का इजहार किया शेख रशीद के साथ एक वक्त में, जबकि इमरान खान पे मुश्किल वक्त था और भी हुकूमत में थे, और लगा और कहा गया कि उनमें दूरियां क्रिएट हो गई हैं। उस दिन से लेके आज तक शेख साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई इमरान खान के ना सिर्फ एबल लिeutenant है, बल्कि उनकी हर किस्म का काम और उनकी वजावरी के लिए तैयार बैठे हैं, और वो बेचारे उसी के अंदर, उसी तगोदौ के अंदर क्या बैठे कि जरदारी जो है उसने वाकई कोई प्लान बनाया हुआ है इमरान खान को खत्म करने का। और मुसीबत देखें शेख रशीद साहब की आन मुझसे ऊपर आन पड़ी है। तो मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब बहुत समझदार आदमी है, माफी मांगेंगे, कहेंगे यार मैं तो गलती से क्या बैठा, मुझे घर जाने दो, मुझे सर्दी बहुत लगती है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात हो जाएगी तो कोई सबूत की बात आप कर रही हैं। आपने सीरियस सवाल पूछा, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। राना सनाउल्लाह ने वैसे आज गिरफ्तारी और पूरे मामले को एक मस्खरा से उससे तरतीब दिया, लेकिन शहजाद साहब एक सवाल उठा रहे हैं कि गिरफ्तारी सियासी है या फिर इंतकामी है, सिफारिशी है, ये है क्या? अगर इस बात का तायुन हो जाए तो फिर उससे आगे बढ़ना ज़रा ज़्यादा आसान रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस गिरफ्तारी और इसके बाद क्या माफ़ी होगी या फिर सबूत आएंगे, वो क्या समझते हैं। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले शहजाद चौधरी साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि शेख रशीद के आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात क्या दिफा कर पाएंगे। उन्होंने इस गिरफ्तारी के ऊपर भी सवाल उठा दिया कि ये क्या गिरफ्तारी है, ये सियासी है, इंतकामी है, कानूनी है, सिफारिशी है। जिस तरीके से कल से अब तक हम तस्वीरें और अभी भी जब उनको भेजा गया है 2 रोज़ा रिमांड के ऊपर, तो उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी ज़बान ऐसी इस्तेमाल की जिसमें गालियाँ दी गई मुख्तलिफ लोगों को। ज़ैगम खान साहब ये वो अपने आप को खुद कहते रहे गेट नंबर 4, गेट नंबर 4। मैं भी वही कहूँगी, गेट नंबर 4 की पैदावार शेख रशीद की गिरफ्तारी, और वो विफाकी वजीर को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और बहुत से लोगों को बात कर रहे हैं। ये कोई फरमाइशी गिरफ्तारी है, ये वाकई कानूनी गिरफ्तारी हुई है, कोई इंतकाम लिया गया है उनसे, या सियासी गिरफ्तारी कहा जाए, आप कैसे कहेंगे इसे? शेख रशीद साहब एक ऐसी तोप हैं जिसने उल्टी तरफ गोले फेंकने शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट दूर करना जो है वो ज़रूरी हो गया था। अब शेख साहब की जो गिरफ़्तारी है बिल्कुल कानूनी है, बनती है, मेरी नज़र में होनी चाहिए थी। कम से कम जो आपने बताई जो चीज़ें, उनमें से एक चीज़ जो 153 है, देखिए जिसका मतलब है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर नफ़रत फैलाना, उनको झगड़े की तरफ लेकर आना, वो तो लगता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये सियासी इस लिहाज से है कि यही काम आप बेशुमार लोगों को करने देते हैं। इमरान खान उनसे पहले ये काम कर चुके हैं, बेशुमार पॉलिटिशियंस ये काम करते हैं, हमारे हज़ारों मौलवी ये काम करते हैं, और दूसरे शोबों के लोग भी करते होंगे, लेकिन कानून हरकत में नहीं आता। मेरी राय में
नफ़रत अंगेज़ी को आप भूल जाएं। नफ़रत अंगेज़ी के पीछे भागना बहुत मुश्किल है। एक नफ़रत अंगेज़ी की क्लॉज भी आपने बताई, इसलिए कि नफ़रत अंगेज़ी की तो तारीफ़ ही बहुत मुश्किल है। नफ़रत अंगेज़ी हमारे जहन में होती है और नफ़रत अंगेज़ी को एक सिविल क्राइम समझना चाहिए। जिसके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी हुई है वो डेफेमेशन का केस लेकर जाए और उस बंदे को अदालत में लेकर जाए। जहाँ पे हमें सुर्ख लकीर खींचनी चाहिए वो है इश्तियाल पर उकसाना, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ग्रुप्स के अंदर तशद्दुद पे लेके जाना। और इमरान खान साहब ने भी ये किया, शेख रशीद भी ये कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, हम किस मुल्क में रहते हैं। साबिका वज़ीर दाखिला ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साबिका सदर ने एक ऐसी तंजीम के ज़रिए से दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया और अब वो दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान की कौमी सलामती के खुफिया अदारे के साथ मिलकर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को मरवाना चाहती है। आई मीन इस मजाक का तो तस्वुर करें कि जो मुंह में आता है आप निकाल देते हैं। ये नहीं देखते कि उसकी इम्प्लीकेशंस मुल्क के लिए क्या है, अदारों के लिए क्या है, जिस फ़र्द पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके बारे में क्या है, उसकी ज़िंदगी को आप कितने ख़तरे में डाल रहे हैं। इस बात की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अक्सर इसके ऊपर बात करने वाले फिर कुछ ऐसे हवाले भी देंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर ने भी उनके साथ जो वाकया पेश आया, जो उस वक्त अटैक हुआ, उससे पहले बता दिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है और वो बाकायदा बता गई कि कौन पीछे हो सकते हैं। उसी किस्म की गुफ्तगू आजकल सियासत में हो रही है। क्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो किस ढंग और अंदाज से होनी चाहिए? देखिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, वजाहत साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वो ख़त में एक लिख कर गई थी। उन्होंने नफ़रत अंगेज़ी के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया था। और जब मुशर्रफ से उनका एतराज़ था तो वो एक ठोस बुनियाद पर था कि जो तहफ़्फ़ुज़ मांग रही थी वो उनको नहीं मिल रहा था। उनकी गाड़ी पर टिंटेड ग्लासेस तक की इजाज़त नहीं मिल रही थी, उनको एक्सपोज किया जा रहा था और वो कह रही थी कि इस वजह से मुझे ख़तरे में डाला जा रहा है। इस तरह की साजिशी थेरियाँ वो नहीं फैला रही थी। लेकिन जो वो ईमेल में भी बात करके गई वो गलत साबित हुई। उनकी पार्टी ने माना कि वो गलत है। उनकी पार्टी ने माना कि मुस्लिम लीग काफ के लोगों पर जो एतराज़ लगाया गया था उन्होंने ठीक नहीं कहा था। लेकिन उस बात का मेरे ख्याल में इसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अगर उन्होंने भी गलत किया होता तो वो भी अकाउंटेबल होती, कोई जवाज ना बनता फिर भी कि दूसरे लोग वो काम करें। तो इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान का बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, मजहबी लिहाज से भी, नस्ली लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। ये हमें बंद बांधना होगा। तशद्दुद का और इंतहा पसंदी का दरवाज़ा इससे खुला हुआ है। और शेख रशीद साहब को तो ज़ैगम साहब आपका जवाब वो दिफा कर पाएंगे, वो सबूत देंगे, या फिर शहजाद साहब ने ऑप्शन दिया है माफ़ी मांग लेंगे? देखिए, माफ़ी मुझे मुश्किल लगती है इस लिहाज से कि ये जो केस है ये सिविल केस नहीं है। और जो पकड़ कर लाए हैं आपने और बहुत सारी बातें बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने क्लाशनकोफ और शराब भी साथ में बरामद की है। तो थोड़ा सा उन्होंने बंदोबस्त किया है। उन्हें पता है सज़ा तो मिलना मुश्किल है, लेकिन प्रोसेस को थोड़ा सा सज़ा बनाया जाए। पाकिस्तान में अफसोसनाक बात यह है कि कानूनी जो प्रोसेस है उसको सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो माफ़ी मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगेंगे जिस तरह को उन्होंने बिहेवियर रखा है। ना उनके पास साबित करने को कुछ है, लेकिन ये थोड़ा अरसा थोड़ी वो तकलीफ़ उठाएंगे, शायद उनको कुछ समझने का, सोचने का मौका मिले और उसके बाहर वो दोबारा पेशीन गोइयाँ करते पाए जाएंगे। ठीक है। वजाहत साहब, ज़ैगम साहब ने कहा कानूनी भी है, फिर कहा सियासी भी है। मुझे गुज़िश्ता कुछ सालों के वाक़यात भी मेरे सामने से एकदम घूम गए। और अभी जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक साबिक वज़ीर दाखिला साबिक सदर से मुतालिक ये कह रहा है कि वो साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये कर सकता है। सर, कानून क्या देखकर हरकत में आता है? यही साबिक वज़ीर दाखिला अपने दौर में ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस की जो बात हो रही है वो बहुत से ऐसे बयान देते रहे। दौर से पहले 2014 में मुझे उनकी एक तकरीर याद आ रही है जिसमें उन्होंने फरमाया था घेर लो, जला दो, तबाह कर दो। तो वो तो कुछ ना हुआ आज तक उस बात को। देखिए शेख साहब का मैं ज़ाहिर है को फ़ैन नहीं हूँ, वो पाकिस्तान के एक शहरी हैं। कानून का उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह से मिलना चाहिए जैसे किसी भी दूसरे शहरी को। लेकिन शेख साहब ने एक हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने इस मुल्क में सियासी अमल की, सियासतदान की, सियासी कारकुन की साख गिरा दी है। और जिन्होंने उन्हें गिरफ़्तार किया है और क्लाशनकोफ और वो जो जिसका मैं ज़रा बवजू
निशानदेही नहीं कर रहा जिस मटीरियल के साथ वो उन्होंने गिरफ्तार करने के अमल की साख गिराई है। शेख साहब के बहुत से जुराइम हैं। अभी उन्होंने जो इल्ज़ाम जो लगाया है जरदारी साहब पे, उस पर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दहशतगर्द का। शेख साहब की ज़ात के हवाले से मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोल देता हूँ, फ़तेह जंग। शेख साहब फ़तेह जंग 2003-2002। शेख साहब दहशतगर्दी या दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुक़ पे बात करते हुए आपको तो ख़ास एहतियात ज़ेब देती है। ये मुल्क की साख का भी मसला है। जहाँ तक इस सारे मामले का ताल्लुक़ है, शेख साहब वाक़तन कोई दफा नहीं कर सकते। शेख साहब तशरीफ़ लाए, सामने साफ़ी खड़े थे, जो उनके मुंह में आया। मुझे तो इस बात से हैरत होती है कि एक बंदा जो कम से कम 15 कलमदान मुख्तलिफ़ औक़ात में पोर्टफोलियो, वो 16 कहते हैं, वो ना कर दे भी 16 हो गए नहीं। तो मेरे भाई वो ऐसा शख्स जो है वो जिसके जो उनके वो दूसरे सियासत मुल्क के साबिक़ सदर तो चलो खैर हैं, जरदारी साहब, इमरान खान साहब भी तो साबिक़ वज़ीर आज़म है ना, वो दूसरों के बारे में सीगा वाहद में बात करते हैं। ही इज़ नाउ 72। तो उनको जो है वो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो कौम के लिए एक रोल मॉडल हैं। उनकी सियासत जो है वो आज की नहीं है, 50 साल से ज़्यादा की सियासत है। ये 67-68 के ज़माने पर आउटडेटेड नहीं हुई आज तक। नहीं, वो तो चूँकि वो लबो लहजा मौका महल के मुताबिक तब्दील करते रहते हैं, तो इसलिए उनकी सियासत तो आउटडेटेड होने वाली नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ कह दूँ कि ये सियासी गिरफ्तारी है, ये इंतकामी है। अच्छा। इसमें कानूनी पहलू कम हैं। इसमें जो है वो फवाद चौधरी साहब के बाद ये अगली किस्त चलाई जा रही है। ये प्रोसेस जो है ये खुश आइंद नहीं है। ठीक हो गया इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और सियासी अमल के लिए। और ये कौन सोचेगा। इसार राना साहब वो कह रहे हैं कि बहुत ही, जैसे हमने बात की है, बड़े मैच्योर और इतने 50 साल का तजर्बा है, इतने मंजे हुए सियासतदान है, तो ये फिर क्या हो गया, कैसे उन्होंने सब कुछ मंजा हुआ नहीं कहा, क्योंकि मंजे ही तो नहीं है। अच्छा मतलब है वो जिस तरह निजाम और चीजों को समझते हैं, वो कहाँ इस गिरफ्तारी के उसमें पड़ गए। वो इससे पहले भी इसको सॉर्टेड आउट कर सकते थे कि जी ऐसे एक बयान दे दिया है। वजाद साहब की जो ख्वाहिश है कि मंजे में नहीं है, उन्हें अब मांझ लेंगे वो जिन्होंने पकड़ा है। ये गलत बात। दूसरी बात ये कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे जो जट यमला और शेख कमला जो है ना, उस पे गेट नंबर 4 लगता है बंद हो गया। कल परवेज इलाही साहब के घर भी छापा पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दोस्त वो पकड़े गए उनके साथी करीबी। हाँ, मेरा जट यमला और शेख कमला जो है ना ज़रा मुश्किल में है। आप एक बात बार बार कह रही थी कि ये गिरफ्तारी कानूनी है, सियासी है, सिफारशी है, क्या है? मैं कह रहा हूँ कुछ भी है। किसी के ना कलेजे में ठंड पड़ गई है। किसके? बस चले बात आगे बढ़ते तो इसको भी कर लेंगे। लेकिन ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, सिर्फ क्या हो रहा है वो ये कि किसी तरह किसी के कलेजे में ठंड पड़ जाए, इसे रगड़ा लग जाए, उसे रगड़ा लग जाए, इसको पकड़ के यहाँ हम आप कह रही हैं कि क्या दिफा कर पाएंगे। तो बात ये है कि वो शेख पुत्र हैं, उनके घर में जो एक ईंट भी टूटी है ना रात को, उसके भी पैसे पूरे लेंगे वो। आप देख लीजिएगा। और ये 2 दिन की बात है, उनकी ज़मानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, दिफा करेंगे। और तीसरी बात ये है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि पिछली दफ़ा भी जरदारी साहब के दौर में ही शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए थे और काफ़ी अरसा जेल में रहे थे। ये अब उसका रेप्लिका है। ये 2-3 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने तो जरदारी साहब पे इससे भी बड़े इल्ज़ाम लगाए थे और उन्होंने तो टेलीविज़न पे कहा था मेरे पास सबूत भी हैं। तब उनके खिलाफ किसी ने दरखास्त नहीं दी थी। आज अचानक एक दरखास्त आ गई और उस पर मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का कानून जो है वो इतना तेज़ भी है कि कोई एक दरखास्त देता है और उस पर फटाफट FIR भी होती है और रातों रात छापा भी पड़ता है। डिस्कस कर लिया कि वो कानून क्या देख कर हरकत में आता है। अभी एक और बात जिसके ऊपर उस पर भी डिस्कशन हो रही है, फवाद चौधरी गिरफ्तारी हुई, इससे पहले और 2 PTI से गिरफ्तारी हुई। खुद शेख साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये हालात हैं। क्या इमरान खान को कोई पैगाम दिया जा रहा है? शेख रशीद की गिरफ्तारी भी उसका तसलसल है या फिर ऐसे ही बात? आयशा, वो एक हॉकी मैच में ना जब वक्फा हुआ तो टीम ने एक लड़के को पकड़ लिया कि तो अपनी तरफ ही गोल किए जा रहा है। उसने कहा जी वो मेरे करन ही नहीं देंगे, तो मैं अपने लिए करी जा रहे हैं। तो बात यह है कि जिन्होंने पकड़ना है वो इमरान खान को तो पकड़ नहीं पा रहे।
तो फिर उन्होंने किसी को तो पकड़ना ही है ना। इमरान खान तो ओपन कह रहे हैं कि आप मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। लतीफा ये है कि शेख रशीद को इस बात पे गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता है कि जरदारी ऐसा करना चाहते हैं, तो जो इमरान खान कह रहा है उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा क्योंकि वो डर है, वहां जा नहीं सकते आप। अभी कानून ने वो नहीं देखा है, जब कानून देखेगा तो कानून इस टाइम मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे चले, ये कानून की मर्जी है। लेकिन मैं वाइंड अप जुमला कहना चाह रहा हूँ कि अभी जैगम साहब ने कहा कि कोई रेड लाइन तो हमारी होनी चाहिए ना, तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या सारी रेड लाइनें, इमरान खान की गिरफ्तारी, शेख रशीद की गिरफ्तारी, मरियम साहिबा की गिरफ्तारी या मरियम साहिबा की आज़ादी पे है? ये जो 22 करोड़ लोग मर रहे हैं इनके ऊपर कोई रेड लाइन नहीं है, ये इन पे सिर्फ डेडलाइन है। इसी पर ही आ रहे हैं, आने की इजाजत दें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह कीजिए ना। जी, महंगाई के ऊपर बात करेंगे, IMF के साथ मुज़ाकरात, टेक्निकली डिस्कशन अभी जारी है, पर भी आना है, मगर जो खबरें आ रही हैं वो कोई अवाम के लिए अच्छी नहीं है। महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया है। अफराते ज़र की शरह 27% से ज़्यादा हो चुकी है। खुद हुकूमत के अपने एतराफ़ के मुताबिक महंगाई की शरह 24 से 26% रहेगी। महंगाई का अंदाज़ा इन हक़ाइक़ से कीजिए कि गुज़िश्ता एक माह में गंदम 17%, चावल 14%, आटा 14%, प्याज 10%, बेकरी अशिया 6%, फल 5%, मुर्गी 25% और दालों की कीमतों में 4% का इजाफा हुआ। ये सब की सब ऐसी अशिया हैं जो लग्जरी अशिया बिल्कुल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के गरीब और मुतवस्सित तबके की बुनियादी ज़रूरियात हैं, रोज़मर्रा की अशिया हैं जो हर घर के इस्तेमाल की हैं। एक तरफ महंगाई की सूरत हाल ये है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करवा दी है। यूँ इस साल जुलाई तक बिजली 6 रुपये फी यूनिट महंगी होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए मिनी बजट ला रही है, जिसके लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जिससे मुल्क में महंगाई के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। इसी मामले पर आपसे सवाल रखेंगे, डूबती हुई मुल्की मईशत क्या हमारी अशराफिया मुराफिया मुरात छोड़ेगी? क्या एहसास किया जाएगा कि हर बार अवाम पर बोझ डालने से अवाम की कमर टूट गई? कुछ हक कुछ फ़राइज़ अब अशराफिया के बनते हैं, उन पर तवज्जो कर ली जाए। शहजाद चौधरी साहब, मैं तो आज डिटेल्स निकाल कर देख रही थी कि जो कुछ यहाँ पर अशराफिया को या एक तबके को पेट्रोल, बिजली, गैस की सहूलियात में दिया जाता है, उनको जो टैक्स की छूट है वो आम मिडिल क्लास ख़त्म कर दी गई पिछले 2-2.5 साल में। क्या एहसास होगा उस तबके को जिसके पास इतना है कि खर्च करते हुए सोचना ज़रूरी नहीं बल्कि खर्च करने के बहाने ढूंढे जाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और आजकल के हिसाब से मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले एक चीज़ लिखी अपने कॉलम के अंदर, मैंने जहाँ पर कि ये मुश्किल हालात के बाद सजेस्ट किया है अपनी अशराफिया को, और वो अंग्रेज़ी का जुमला है जिसका मतलब है कि लूज सम बिफोर यू लूज ऑल। तो आपके पास चॉइस आ गई है। मेरा ख्याल है ऐसा वक्त आन पहुँचा है इस अशराफिया के पास कि थोड़ा सा छोड़ दें, वरना अगर नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा। देखिए, हमारा आज जो गरीब आदमी है वो फिलहाल खुदकुशी कर रहा है, यानी खुद अपने आप को मार रहा है। मुझे यूं लगता है कि वो बहुत जल्द अपने आप को मारना बंद कर देगा, और जिस दिन उसने अपने आप को मारना बंद कर दिया उस दिन इस अशराफिया को डरना चाहिए, क्योंकि फिर वो किसी और को मारेगा। ये समझने की बात है कि हालात इस हद तक ले जाए गए हैं, इस हद तक मुश्किल हो गए हैं कि किसी भी तरीके से इस तरह उनके लिए कोई जिंदगी में आसानी पैदा नहीं की जा रही। बदकिस्मती ये है कि जो भी आपको टैक्स या पॉलिसी बनेगी या जो ड्यूटीज का स्ट्रक्चर आएगा या जो 200 या 300 या 600 अरब किसी तरीके से इन्होंने रेज करना है, चाहे वो रेवेन्यू के अंदर करें, बजट के अंदर करें, वो जो भी पैसा आएगा वो बदकिस्मती से होगा एक होलसेल यूनिवर्सल एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें गरीब ज्यादा मारा जाएगा, पिसा जाएगा बनिस्बत अमीर के। तो मुझे यूं लगता है कि उसको करना तो चाहिए, और उसका तरीके हैं, बड़े घरों को करेगी नहीं ये बड़ी गाड़ियों को बड़ा टैक्स लगाइए, लेकिन हमारी बस प्रॉब्लम ही है कि ये मुल्क अवाम का नहीं है, ये अशराफिया का है। ठीक है, ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। इसहाक डार साहब ने आज तकरीर की है जो नेशनल इस्लामिक इक्तिसादी फोरम में, बड़ा एक मुझे इंटरेस्टिंग उनका जुमला लगा। उन्होंने कहा जो आज महंगाई है, अफरा तफरी है, एलसीज की शिकायतें, सब की सब मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस का नतीजा है। हमें सबक सीखना और अल्लाह से तौबा करना चाहिए। सर, क्या कर लेंगे ये तौबा, अल्लाह से सबक सीख लेंगे हमारे हुक्मरान? सबसे पहले तो इसहाक डार साहब ज़रा अपना रिकॉर्ड देख लें, पिछली बार का भी इस बार का भी, अपने कामों से सबक ले लें और तौबा कर लें। उसके बाद फिर बाकी पार्टियां और बाकी हुकूमतें भी ये काम कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। उनका मशवरा तो बहुत नेक है। देखिए, जो आपने सवाल उठाया है
वही सबसे अहम है। और सिर्फ अशराफिया के रवैये तब्दील करने की बात नहीं है, हमारी जो अशराफियाई एक मईशत है, अलीटिस्ट इकानमी है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है कि ये एक अवामी मईशत बन सके जिसके सेंटर पर अवाम हो, ये छोटी सी अशराफिया ना हो। देखिए 1.5 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है UNDP, उसने पाकिस्तान की कौमी तरक्याती रिपोर्ट जारी की थी और उसने कहा था कि पाकिस्तान की अशराफिया हर साल 4,500 अरब रुपए, $17.4 बिलियन उन्होंने कहा था, जो मैंने कैलकुलेट किया 4,500 अरब रुपए के फ़ायदे हर साल हासिल करती है। ये 1% जो एलीट है, इसके पास पाकिस्तान की 22% ज़मीनें हैं, इसके पास 9% पाकिस्तान की इनकम है। उसके मुकाबले में जो आखिरी 1% है उसको सिर्फ 0.1% जो है वो इनकम मिलती है। ये वो है जिसे मिफ्ताह इस्माइल साहब आजकल कहते हैं ना कि 1% रिपब्लिक। और वो जो गिनवाते हैं उससे तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान एक ओलिगार्की है, कि बहुत छोटे से अफराद की तादाद पाकिस्तान में ताकत पर कब्जा किए हुए है और इस मुल्क को अपने फ़ायदे के लिए वो चला रही है। जब तक ये तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान नहीं बदलेगा। अभी तक कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आए कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि पाकिस्तान की एलीट ने कुछ सबक सीखा है और वो कुछ तब्दीली करने को तैयार है। जब कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इकदामात लिए गए हैं और अब हमें तसल्ली है कि कम से कम मुल्क उस तरफ चल पड़ा है जहां आम लोगों को भी कुछ मिलेगा। ठीक है, दुरुस्त जी। वजाहत साहब, यूएस से 30.5 लाख अफराद भी टैक्स नहीं देते इस मुल्क में, जो देते हैं उन्हीं के ऊपर गिरता है बार बार। और जो देते हैं, जो रेवेन्यू हमारे मुल्क में कलेक्ट होता है, उसका 40 से 50% कर्जों की री सर्विसेज में, डेट सर्विसिंग में चला जाता है। एक दूसरी बात ये कि हमारे डेट का जो हजम है, वॉल्यूम है, वो हमारे टोटल जीडीपी के 70% को पहुंच गया है। जिस मुल्क में ये 40 से 50% के दरमियान आता है, वहाँ ख़तरे की घंटियाँ बज जानी चाहिए। जो इस वक्त 29 तारीख से हमारे असल माई बाप आके बैठे हुए हैं, एम्बैरसमेंट की बात है, और उन्होंने 9 तारीख तक यहाँ रहना है। दे आर होल्डिंग $1 बिलियन इंस्टॉलमेंट, जो कब रोकी गई? नवंबर में। और इसहाक डार साहब कब तशरीफ़ लाए थे? 28 सितंबर को। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसहाक डार साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी अपने ज़माने में जो किया, जो उससे पहले होता आया है। एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि हमें इसके बाद अभी एक आखिरी ट्रांशेस की $1.4 बिलियन की बनती है, लेकिन जो इनएविटेबल है वो ये है कि जून से पहले हमें 24वीं दफ़े IMF के पास जाना पड़ेगा। जो बातें दोनों भाइयों मतलब अशराफिया ने नहीं बदलना, ये सारी बातें एक तरफ उन्होंने नहीं बदलना है। जनाब, इट इज़ नो लॉन्गर द क्वेश्चन ऑफ इफ़, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। चूँकि मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मुल्क जो है, अगर इन्होंने नाम सुन रखा है पाकिस्तानियों ने जंग का, इन्होंने नाम सुन रखा है कहत का, नाम सुन रखा है डिफॉल्ट का, इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। जिस मुल्क में जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं यही पेट्रोलियम की आप बात कर रहे हैं तो हमारे स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, कायमा कमेटियां, विफाकी वज़रा 80 लाख लीटर आराम से मुफ्त में इस्तेमाल कर जाते हैं, जिसका पैसा दिया जाता है। ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन जो बातें भाई शहजाद कह रहे थे वो ज्यादा अहम हैं कि ज्यादा जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए टैक्स, और ये लंबा प्रोजेक्ट है। ये इसार साहब, लंबा हो या छोटा हो, नियत है अशराफिया की मुराद छोड़ेंगे। अशराफिया में से अवाम के लिए आखिरी मिनट है। मैं देखें, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो मैकेनिज्म है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि इसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ताकतवर आदमी को मिलता है। यहाँ पे जब लोग भूखे मर रहे हैं, कूड़े में से बच्चे रोज़ रिस्क उठा के खा रहे हैं ना, तो अब भी अमीरों के कुत्तों और बिल्लियों के लिए टिन पैक खुराक बाहर से आ रही है, इंपोर्ट होती है। वो मुल्क जहाँ पे लोगों को साफ पानी पीने के लिए मैसर नहीं है ना, अभी अशरफा जो है ना, उनके स्विमिंग पूल जो हैं वो साफ पानी से भरे हुए हैं। इस मुल्क के अंदर जो अभी शहजाद भाई ने बात की है ना, कि आप तो कह रहे हैं ना कि हमने भूख नहीं देखी,
मैं ये समझता हूँ कि ताकतवर लोगों ने अभी वो हाथ नहीं देखे जो गिरेबानों तक जाते हैं, और जब वो हाथ गिरेबानों तक चले गए तो बात गिरेबानों तक नहीं रहेगी, बात बहुत आगे जाएगी। अल्लाह ना करे और अल्लाह करे। और दूसरी चीज, आखिरी बात जो है, वो वक्त खत्म हो रहा है, कि साग डार साहब ने कहा अल्लाह से तौबा मांगे, तो भाई डार साहब तुझे उनकी तौबा तौबा करा दी थी तू जालिमा, बंदा बंदा तौबा तौबा कर रहा है। डार साहब आपको बहुत नेकियां मिलेंगी कि आपकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है तौबा पे लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चारों का, और बड़ा ही अहम सवाल आप भी सीख ले, ये ना हो कि अवाम आपके दरवाजों के बाहर पहुंच जाए, तो जो हकदार हैं उनका हक उन्हें दे दिया जाए। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।